एस्ट्रोलॉजी ब्रह्मांड और हमारे शरीर के बीच में, ब्रह्मांड में जो परिवर्तन होते रहते हैं, रात दिन जो घटनाएं घटती रहती है, ग्रहों का परिवर्तन, ग्रहों का अस्त होना, उदय होना, ग्रहों के बीच में जो दिन रात परिवर्तन होता रहता है, वो परिवर्तन हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट डालेगा, हमारे जीवन पर क्या इफेक्ट डालेगा, इसी का अध्ययन एस्ट्रोलॉजी कहलाती है। वेदों में कहा गया है कि यत ब्रह्मांड तत पिंड, यानी जो ब्रह्मांड में है वही हमारे इस पिंड में है। तो ब्रह्मांड में जो जो घटनाएं घटित होती है वो हमारे जीवन पर, हमारे शरीर पर इफेक्ट करती है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में एस्ट्रोलॉजर राम जी हैं। इनसे आज हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानेंगे। आइए मिलते हैं। हेलो डॉक्टर राम जी। नमस्ते तन्वी जी, मुझे बहुत अच्छा लगा टीवीटी में आकर, और अब हम समय का ध्यान रखते हुए इधर उधर की बातों को ना करके सीधा एस्ट्रोलॉजी पे आते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा पॉडकास्ट। एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है और ये कैसे इम्पैक्ट डालता है हमारी लाइफ के इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म्स को, कैसे हम उनसे पता कर सकते हैं कि हमारे लाइफ में ऐसा होने वाला है। ये इसके बारे में बताएं हमें। तन्वी बहन, एस्ट्रोलॉजी ब्रह्मांड और हमारे शरीर के बीच में, ब्रह्मांड में जो परिवर्तन होते रहते हैं, रात दिन जो घटनाएं घटती रहती है, ग्रहों का परिवर्तन, ग्रहों का अस्त होना, उदय होना, ग्रहों के बीच में जो दिन रात परिवर्तन होता रहता है, वो परिवर्तन हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट डालेगा, हमारे जीवन पर क्या इफेक्ट डालेगा, इसी का अध्ययन एस्ट्रोलॉजी कहलाती है। क्योंकि वेदों में कहा गया है कि यत ब्रह्मांड तत पिंड, यानी जो ब्रह्मांड में है वही हमारे इस पिंड में है। तो ब्रह्मांड में जो जो घटनाएं घटित होती है वो हमारे जीवन पर, हमारे शरीर पर इफेक्ट करती है। इसी की गणना को कि वो जो घटनाएं घटित हो रही है वो हमारे शरीर पर कैसे असर करती है, कैसे प्रभाव दिखाती है, यही एस्ट्रोलॉजी है। और यदि एस्ट्रोलॉजी को सरल शब्दों में समझे तो एस्ट्रोलॉजी लाइक ए वेदर रिपोर्ट, इट टेल्स यू व्हाट कंडीशन यू आर लाइकली टू फेस इन द फ्यूचर, यानी निकट भविष्य में आप कौन सी घटनाओं का सामना करने जा रहे हो। एस्ट्रोलॉजी किसी भी मनुष्य के भूत, वर्तमान और भविष्य का पता लगा सकती है। एस्ट्रोलॉजी एक दिव्य शास्त्र है। वेदों में तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से कहा गया है। वेदों में कहा गया है कि वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिष शास्त्र अकल्मष है, यानी वेदों के निर्मल चक्षु बताया गया है एस्ट्रोलॉजी को। और एस्ट्रोलॉजी यदि हम देखें, एक अन्य परिभाषा देखें तो ग्रह गणितम ज्योतिषम, यानी ग्रहों की गणना ही ज्योतिष है। हम सारांश में जाए तो ब्रह्मांड में जो ग्रहों की जो रात दिन गतिविधि हो रही है, जो ग्रहों की चाल चल रही है, जो ग्रहों की घटना हो रही है, वो हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालेगी। और ये हम उसको समझ के आने वाले जीवन में जो ग्रहों, जैसे कोई ग्रह परिवर्तन करने जा रहा है तो आने वाले जीवन में हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट डालेगा। अब एस्ट्रोलॉजी की बात हो रही है, आपकी जर्नी इसमें कैसे रही, कैसे आए आप एस्ट्रोलॉजी में? मैं एक बहुत अच्छा सा उदाहरण बताता हूँ। हुआ क्या कि मैं छोटा ही था जब मैं था, ये 1996 की बात है, जब मैं 7 वर्ष का था, तो मेरी एक अंगुली कट गई। ये अंगुली किसी कारणवश कट गई। तो वहां पर घर वाले चर्चा कर रहे थे। मैं तो उस वक्त समझता ही नहीं था कि अच्छा हुआ कुंडली में लिख रखा है कि अंग भंग के दोष है। मैंने तब समय विचार किया कि अंग भंग होता क्या है। धीरे धीरे मेरा इसमें रुचि बढ़ती गई। अब उस समय तो हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे सरकारी सेवा में जाए। मेरे माँ बाप का भी यही दबाव था कि सरकारी सेवा में जाए। तब समय तो मुझे कोई डीपली अध्ययन करने नहीं दिया, लेकिन जब मैंने घर वालों के उद्देश्यों की पूर्ति की और मैं गवर्नमेंट सेवा में भी चला गया, उसके बाद में मुझे लगा कि ये मेरा ड्रीम है, इसमें मुझे जाना चाहिए। उसके पश्चात मैंने मास्टर इन एस्ट्रोलॉजी किया, एस्ट्रोलॉजी में पीएचडी भी की, और अब तो मेरा उठना बैठना सोचना सब एस्ट्रोलॉजी के बारे में ही है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, अब एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ये कैसे डिफरेंट है और दूसरी एस्ट्रोलॉजी कैसे डिफरेंट है? एस्ट्रोलॉजी देखिए,
एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे पार्ट हैं। जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमारे वेदों में वर्णित है, जो मूल भारतीय परंपरा की, जो भारतीय ऋषि मुनियों ने जिस एस्ट्रोलॉजी का वर्णन किया वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अब उसके बाद में जैसे न्यूमरोलॉजी आ गई, वो बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो वेस्टर्न का कॉन्सेप्ट है। इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें, समुद्र शास्त्र आया, हस्तरेखा आई, लेकिन जो भारतीय वेदों में जिसका वर्णन किया गया वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी की गणना तो कभी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की गणना की तो मिसाल दी जाती है, कहीं पॉसिबिलिटी नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती कि गणना में कहीं चूक हो जाए। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक दिव्य शास्त्र है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमारी लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट डालता है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया तन्वी बहन आपने। आप कभी समुद्र में नहाने गए या स्विमिंग पूल में नहाने गए, या कहीं आपने बाथरूम में भी महसूस किया, क्या नहाते वक्त आप दुखी रहते हो, या जब आप स्विमिंग पूल में नहाने गए तो कैसा मन रहता है आपका? हैप्पी, खुश रहते हैं। क्या कारण है, क्यों प्रसन्न रहता है? क्या कभी आपने विचार किया इस पे? नहीं। यही तो एस्ट्रोलॉजी के चमत्कार है। एस्ट्रोलॉजी के प्रत्येक ग्रह मानव के जीवन पर प्रभाव डालते हैं। अब जब हम समुद्र में या कहीं स्विमिंग पूल में, इवन बाथरूम में भी यदि हम नहाने को जाते हैं तो गुनगुनाने का मन करता है। होता क्यों है ये? इसका तात्पर्य है कि मन को, एस्ट्रोलॉजी में हमारे मन का कारक चंद्रमा को बताया गया है, और चंद्रमा का सीधा संबंध जल से है। अब जब भी कोई व्यक्ति जल के संपर्क में आएगा तो चंद्रमा को बल मिलेगा, और चंद्रमा को बल मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारा मन प्रसन्न होगा। तो इसीलिए तो आप कभी भी देख लीजिए, कितने ही उदाहरण देख लीजिए, कोई भी नहाता हुआ व्यक्ति, समुद्र में तैरता हुआ व्यक्ति आपको कोई भी समुद्र में नहाता हुआ व्यक्ति या तैरता हुआ व्यक्ति आपको दुखी देखा ही नहीं देगा, प्रसन्न रहेगा। उसका सीधा तात्पर्य, एक और उदाहरण से समझाऊं मैं आपको। आपने ऐसे व्यक्ति देखे होंगे कि जिनके यदि कहीं लड़ाई होते वक्त उनके शरीर से खून निकल जाए, तो वहां दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति तो वो होते हैं, थोड़ा सा खून निकल गया तो वो घबरा के भाग जाता है। दूसरा व्यक्ति होता है कि यदि खून निकल गया उसके तो वो इतना घातक हो जाता है। अब यहां पर ऐसा होता क्यों, ये आपने भी नोटिस किया होगा। बहुत सारे इतिहास में हमने पढ़े होंगे कि योद्धाओं के बहुत सारे घाव लग जाते थे। घाव लगने के बाद में और भी आक्रामक हो जाते थे। अब ऐसा होता क्यों है कि जिन जातकों की कुंडली में मंगल मजबूत होते हैं, यदि उन जातकों के शरीर में ब्लड की एक भी बूंद आ जाए, निकल जाए, तो वो इतने उग्र हो जाते हैं कि उनको रोकना संभव ही नहीं है। और जिन जातकों की कुंडली में मंगल कमजोर होते हैं, यदि रक्त बाहर आ गया ना तो वो भाग खड़े होंगे, वो मैदान छोड़ देंगे। तो अब रक्त का संबंध सीधा और सीधा मंगल से। तो एस्ट्रोलॉजी हमारे जीवन में हर पल हर क्षण इफेक्ट डालती है। आपकी इस फेस पे ग्लो किस कारण है? शुक्र अच्छी है आपके। किसी भी जातक के, कौन जातक नहीं चाहता कि मेरी अच्छी कदकाठी हो, अच्छा हेल्थ हो, लेकिन हम चाहकर तो नहीं कर सकते, ये हमारे बस में तो नहीं है। ये सारा खेल सितारों का है और हर क्षण हर पल इफेक्ट डालता है। आजकल देखा जा रहा है कि बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं, तो अब जो लोग इन चीज़ों से, प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, उनके लिए क्या प्लैनेट्स उनके ऊपर असर डाल रहे हैं और उनको वो कैसे ठीक कर सकते हैं? जी, ये तो बड़ा ही अच्छा प्रश्न है बहन। आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब जब भी किसी भी जातक का, देखिए प्रेम भाव को हम देखते हैं पंचम भाव से, और उसमें साथ में कहीं ना कहीं शुक्र की तो बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब जब किसी भी जातक का पंचम भाव पीड़ित हो और यदि शुक्र भी पीड़ित हो, तो ऐसे जातक लव लाइफ में असफल होते हैं, उनके बहुत सारे ब्रेकअप होते रहते हैं। और यदि अब उनको बहुत सारे रेमेडीज ऐसी होती है जिससे उनको अच्छा भी किया जा सकता है, उनकी लव लाइफ को सुधारा भी जा सकता है। तो कोई व्यूअर्स के लिए रेमेडी शेयर करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो पंचम भाव को वहां पर देखना होगा कि जो मुख्य रूप से होता है वो यही होता है कि शुक्र कहीं ना कहीं पीड़ित होता है। अगर आप लव लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हो तो मैं तो हमेशा सात्विक रेमेडी देने में ही विश्वास करता हूं। मैं उसको भी बताऊंगा कि रेमेडी कितने प्रकार की होती है। लव लाइफ को अच्छा करना चाहते हो तो शुक्र को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे सटीक उपाय है शुक्रवार के दिन रात के समय में श्री सूक्त का पाठ करें। आप देखिए, आपको एक ही वीक में अंतर दिखाई देगा। लव लाइफ को अच्छा करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है कि श्री सूक्त का पाठ करें शुक्रवार की रात को। अच्छा, अब श्री सूक्त का पाठ तो करें, बट वो संस्कृत में है,
और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को नेचुरली संस्कृत नहीं आती होगी, कोई और ऐसा इजी जो और वो कर सकें, या इसका कोई ऑल्टरनेटिव? जी जी, अल्टरनेट है। यदि श्री सूक्त का पाठ नहीं कर सकते तो अगर उस स्थिति में अगर आपको श्री सूक्ति करना है तो फिर आप YouTube पे चलाकर साथ साथ प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। या फिर आप ये नहीं तो आप शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप ऑपल पहन सकते हो, डायमंड धारण कर सकते हो, या फिर आप सफेद वस्तुओं का दान दें। महिलाओं का विशेष सम्मान करें। शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने का ये भी सबसे अच्छा उपाय है कि महिलाओं का विशेष सम्मान करें, तो शुक्र स्ट्रॉन्ग होंगे। शुक्र स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, प्रेम भी बढ़ेगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर हम प्लैनेट्स को समझना चाहें तो कौन सा प्लैनेट क्या रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में? वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रह माने गए हैं और ग्रहों के राजा माने गए हैं सूर्य को। अब सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, हमारी एनर्जी का कारक है। जिस जातक की कुंडली में सूर्य, अब मैं कुछ आपको ऐसे ऐसे उपाय बताऊं, कुछ मैं आपको ऐसे उदाहरण बताऊंगा कि आप किसी भी व्यक्ति की कुंडली देखे बिना ही ये कह सकते हो कि इसके शुक्र कमजोर है या इनके सूर्य कमजोर है। जैसे मैंने देखा कि तन्वी बहन झूठ बहुत बोलती है। आप बोलते वक्त भी यदि थूक की चींटी बाहर आ रहे हैं या आपके पिता से भी अनबन है तो मुझे आपकी कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं तुरंत कह दूंगा बहन का सूर्य कमजोर है। और सूर्य यदि स्ट्रांग है जातक का तो आत्मबल मजबूत होता है, पिता से संबंध बहुत अच्छे होते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। इसी प्रकार से चंद्रमा की यदि हम बात करें तो चंद्रमा को ग्रहों का रानी कहा गया है। चंद्रमा हमारे मन के कारक है। जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होते हैं ऐसे जातक डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कई बार उनका मन स्थिर रहता ही नहीं, बार बार भटकता रहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम भी रहती है, ओवर थिंकिंग तो बनी ही रहती है। अब चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है मां का विशेष सम्मान करें, चांदी के गिलास से पानी पिए, भगवान शिव की आराधना करें, हो सके तो शिव तांडव स्रोत का पाठ करें। और इसी तरह से यदि हम बुद्ध की बात करें तो बुद्धि और बुद्ध, यानी बुद्ध को बुद्धि का कारक माना गया है। आपने किसी भी जातक को देखा कि बहुत अच्छा है बोलने में, बहुत चतुर है, वाक् चातुर्य बहुत अच्छा है, छोटे भाई बहनों से भी संबंध बहुत अच्छे हैं, बहन बुआ बेटी से भी संबंध बहुत अच्छे हैं, तो आप कह सकते हैं कि बुद्ध इनके बहुत अच्छे हैं। बुद्ध व्यक्ति को कौमार्य भी देते हैं, जिसे कहते हैं इनोसेंट, मासूमियत और कौमार्य दोनों ही देते हैं बुद्ध जिस जातक की कुंडली में स्ट्रांग होते हैं वो बुद्ध जिन जातकों की कुंडली में स्ट्रांग होते हैं वो ज्यादा उम्र के होने के बावजूद भी कम उम्र के दिखाई देते हैं। बुद्ध को ग्रहों का राजकुमार कहा गया है। अब इसी प्रकार से यदि हम बात करें देवगुरु बृहस्पति की तो देवगुरु बृहस्पति को बुद्धि और विवेक का कारक माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति हमें विवेक देता है, किसी चीज को अच्छे से समझने, ये हमें आध्यात्मिकता की तरफ भी ले जाता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो ले जाता है। और देवगुरु बृहस्पति जिन जातकों की कुंडली में स्ट्रांग होते हैं वो जातक बेहद विवेकवान, गंभीर और स्पिरिचुअल देखे जाते हैं। राहु का तो जमाना है, टाइम सोशल मीडिया राहु हो गया। जी देखिए, आज का जमाना शुक्र और राहु, कौन नहीं चाहता, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे शुक्र मजबूत हो। क्यों? क्योंकि शुक्र भौतिकता के कारक है। आजकल जितनी भी सुख है, सभी सुखों के, सभी भौतिक संसाधनों के कारक शुक्र। लग्जरी लाइफ जीना कौन नहीं चाहता, और एक व्यक्ति लग्जरी लाइफ तब तक नहीं जी सकता जब तक उसके शुक्र मजबूत ना हो। तन्वी बहन, यदि आपके पास बहुत सारा धन दौलत है, आपने खूब सारा पैसा कमा लिया, लेकिन आपके शुक्र स्ट्रांग नहीं है ना, तो उस धन दौलत को आप भोग नहीं सकोगे। हो सकता है आपके बेटे बेटी भोगे, आपके भाई बहन भोगे, लेकिन भोग तो वही पाएगा जिसका शुक्र स्ट्रांग होगा। इसलिए शुक्र का स्ट्रांग होना तो बहुत जरूरी है। शनिदेव न्याय के देवता, शनि मेहनत के देवता है, न्याय के देवता है। आप जितनी मेहनत करोगे, ईमानदारी से मेहनत करोगे, उतना ही अच्छा फल देंगे। शनि से बहुत सारे लोगों को शनि के नाम से डराया जाता है, जबकि शनि से तो डरने का आवश्यकता ही नहीं। शनि वहां आपके लिए दुष्प्रभाव दे सकता है जहां आपने किसी के साथ छल किया, बेईमानी की, कपट की, या फिर अपना कार्य निष्ठा के साथ नहीं किया। यदि आप पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी से काम करते हो तो शनि आपको निश्चित रूप से अच्छे फल दे। न्याय के देवता है, वो कैसे न्याय नहीं करेंगे, वो तो न्याय के खुद देवता है। यदि आपने पूरी ईमानदारी से काम किया तो निश्चित रूप से अच्छे फल देंगे। अब राहु के बारे में तो स्पेशली जानना चाहेंगे हम लोग। आज के टाइम पे
ये जो जितने भी अब आज हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये राहु ने मोटिवेट किया है मुझे यहाँ आने के लिए। और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये राहु का ही काम। राहु किसी भी चीज में टेक्निकली दृष्टि से आगे बढ़ाता है, और किसी भी चीज को एक उनका राहु, जिस जातक की कुंडली में राहु प्रभावी होता है या राहु स्ट्रांग होता है, वो जातक किसी भी कार्य में आगे बढ़ने के लिए नए नए तरीके खोजता है। ऐसा नहीं है कि राहु ब्रेकअप ही कराता है, राहु डिटेचमेंट के साथ साथ अटैचमेंट भी बहुत जल्दी कराता है, बेहद जल्दी अटैचमेंट, और यदि राहु खराब है तो बहुत जल्दी फिर डिटेचमेंट हो जाता है। तो राहु ब्रेकअप भी देता है, लेकिन साथ साथ में राहु अटैचमेंट भी बहुत जल्दी कराता है। राहु एक शॉर्टकट ढूंढता है कि मैं जल्दी से उन्नति की तरफ कैसे बढ़ूं। और केतु, आपने महाभारत में तो सुना ही होगा सहदेव, उनके बारे में आपने ये सुना होगा कि पूर्वाभ्यास हो जाता है, पूर्वाभास, किसी भी घटना का पहले ही पता लगाना। तो वो दृष्टि है केवल और केवल केतु के पास। जिन जातकों की कुंडली में केतु स्ट्रांग होते हैं, उनको घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। या तो वो स्वप्न में देख लेंगे, या फिर उन्हें ध्यान में ही ऐसी चीज आ जाएगी, यानी पूर्वाभास उन्हें हो जाएगा। और जिन जातकों की कुंडली में केतु स्ट्रांग होते हैं, वो आध्यात्मिक भी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी भी जातक की कुंडली के 12वें भाव में केतु बैठ जाए, तो ये व्यक्ति का अंतिम जन्म होता है, यानी उसके बाद में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये था ग्रहों का प्रभाव। ग्रह हमारे जीवन पे हमेशा प्रभाव डालते रहते हैं। ये तो हमें ग्रहों की बातें समझ आ गई। अब अगर हम कुंडली नहीं देखें और हमें कोई पर्टिकुलर ग्रह को, उसकी एनर्जी हमें चाहिए, सपोज राहु, क्योंकि आज का टाइम राहु है, हर कोई फेमस होना चाहता है, तो राहु को कैसे खुश कर सकते हैं? राहु को स्ट्रांग करने के लिए सबसे सटीक उपाय है, आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें। राहु को यदि आपको खुश करना है, तो आप शांति से मत बैठिए, एक्टिव होकर काम करें। ऐसा नहीं, आलस्य राहु को पसंद ही नहीं है। राहु को तो कोई भी काम करना है तो टाइम टू टाइम करें, जल्दी से करें। और राहु, देखिए राहु कमजोर कहाँ होता है? जब आप किसी के साथ धोखा करते हो, चीटिंग करते हो, तो उसका मतलब है वो राहु का साइड इफेक्ट है, वो नुकसान देगा आपको। यदि आप किसी के साथ धोखा करोगे, चीटिंग करोगे, तो राहु निश्चित रूप से आपको फिर दुष्परिणाम देगा। राहु ऐसी सोच विकसित तो कर सकता है, यदि आपकी कुंडली में राहु कमजोर है तो वो ऐसी सोच तो विकसित कर देगा कि किसी को चीटिंग कैसे की जाए, किसी को धोखा कैसा दिया जाए, लेकिन उसके बाद में वो दुष्परिणाम देगा। तो राहु को प्रसन्न करना है तो आप पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करें, और कार्य में तेजी लाए, गति लाए। शिथिलता राहु को पसंद नहीं है कि हाँ धीरे धीरे हो जाएगा, धीरे चरेवेती, लेकिन स्पीड से, गति के साथ कार्य करें और टेक्नोलॉजी को अपनाएं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है चंद्रमा इम्बैलेंस होने में, और अब 2000 का साल है, चंद्रमा सबकी लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहा है, तो चंद्रमा को कैसे बैलेंस किया जाए? चंद्रमा जिन जातक, आज के समय में यदि देखा जाए तो लगभग 80% लोग ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से परेशान है। और ओवर थिंकिंग, ये पूरा का पूरा मामला ही चंद्रमा का है। मैंने अभी उदाहरण दिया ना, पानी के पास जाओ आप खुश हो जाओगे, नहाते वक्त आप खुश रहोगे। ये सारे कारण हैं चंद्रमा के। अब चंद्रमा जब किसी भी जातक की कुंडली में कमजोर हो जाते हैं, तो ऐसा जातक इजीली किसी की बातों पे भी विश्वास कर लेगा, और वो धोखे भी खाता है, इमोशनली होता है, और फिर धोखे खा के वो परेशान रहता है, ओवर थिंकिंग करता है, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सरल मैं उपाय बताने जा रहा हूं तन्वी जी आज, कि चंद्रमा को यदि आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे महत्वपूर्ण है आप अपनी माता का विशेष सम्मान करें। भगवान शिव की नियमित रूप से आराधना करें। आप चांदी के गिलास से पानी पी सकते हो। हर समय यदि चांदी का गिलास अवेलेबल नहीं है तो कोई भी गिलास, उसमें चांदी का कॉइन डाल दे, शाम के वक्त उसमें पानी भरे, सुबह उठने से पहले, सुबह उठते ही सर्वप्रथम उस पानी को पिए। इससे भी चंद्रमा आपके स्ट्रांग होंगे। चंद्रमा को स्ट्रांग करना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि हमारा मन ही बैलेंस नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो एक कहा गया है ना कि मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। तो मन को तो मजबूत ही करना पड़ेगा। अब मन मजबूत होगा चंद्रमा से, तो चंद्रमा को स्ट्रांग कीजिए। जो मैंने उपाय बताए बहुत अच्छे उपाय हैं चंद्रमा को मजबूत करने के। करियर को लेकर अगर हमें बहुत चिंता हो रही है और हम ज्योतिष से अगर उसका समाधान निकालना चाहते हैं, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी कैसे हेल्प करेगा? कैरियर के मामले में तो और कहीं भी जगह अपवाद हो सकता है तन्वी बहन, लेकिन कैरियर के चुनाव में तो एस्ट्रोलॉजी में कहीं अपवाद ही नहीं है। आप किसी भी सफल व्यक्ति की कुंडली उठा के देख लीजिए, आप 1000 व्यक्तियों की कुंडलियों पर रिसर्च कीजिए, आपको एक भी सफल व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसके ग्रह कमजोर है। अब कैरियर के चुनाव की बात आ गई। आप पूछ रहे हो कि कैरियर का चुनाव एस्ट्रोलॉजी की सहायता से कैसे करें। बहुत अच्छा है,
इसके माध्यम से हम बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कैरियर के चुनाव करते वक्त व्यक्ति ऐसे मोड़ पे खड़ा होता है बहन कि यदि उसे सही रास्ता मिल जाए तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा, लेकिन यदि सही रास्ता नहीं मिला तो निश्चित रूप से गर्त में जाना निश्चित है उसका। अब एस्ट्रोलॉजी यहां पर कैसे अब एस्ट्रोलॉजी यहां पर हमारी कैसे हेल्प करती है? अब जैसे ही आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उन्होंने देखा कि इस जातक का तो सूर्य बहुत कमजोर है, कमजोर होकर अष्टम भाव में बैठा है, तो वो एस्ट्रोलॉजर उन्हें कभी भी नहीं कहेगा कि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कीजिए। कहेगा क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो, वहां पर गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने की संभावना नगण्य सी रह जाती है। ऐसा तो नहीं कर नहीं सकता, लेकिन बहुत कम संभावना हो जाती है। यदि किसी जातक की कुंडली में देखा कि बुध बहुत अच्छी स्थिति यदि किसी जातक की कुंडली में देखा कि बुध बहुत अच्छी स्थिति में है, तो कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर तुरंत कह देगा कि बिजनेस की तरफ बढ़ सकता है, कोई ऐसा काम कर सकता है जिसमें तर्क शक्ति की आवश्यकता हो। किसी भी जातक की कुंडली में देखा कि यदि देवगुरु बृहस्पति स्ट्रांग है, तो वहां पर कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर ये कह देगा कि आप इसे जुडिशरी में ले जा सकते हो, एजुकेशन में ये छात्र जा सकता है, या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ, मेडिटेशन की तरफ। तो कैरियर के चुनाव में तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी बेहद ही कारगर साबित हो सकती है। कैरियर के चुनाव में तो निश्चित रूप से हमें एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेना ही चाहिए। आपकी कुंडली में यदि मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बन रहा होगा, तो मैं तुरंत कह दूंगा भाई ना, आप एडवर्टाइजमेंट में जा सकते हो, आप बॉलीवुड में, या फिर कहीं भी ऐसे कोई भी कार्य, कला और संगीत से जुड़े हुए आप काम कर सकते हो। अब राजयोग की आपने बात करी, तो राजयोग को हम अपनी कुंडली में कैसे एक्टिवेट करें, कैसे हम अब राजयोग ला सकते हैं? वैसे तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे राजयोगों का वर्णन किया गया है, लेकिन मैं यहां पर कुछ राजयोगों को आपको बताऊं, जिसमें सर्वप्रथम एक राजयोग होता है रूचक नाम का पंच महापुरुष। एस्ट्रोलॉजी में यदि मैं प्रमुख राजयोगों का वर्णन करूं तो यहां 5 प्रकार के प्रमुख राजयोग बताए गए। उनमें से पहला राजयोग है रूचक। जब किसी जातक की कुंडली में मंगल अपनी स्वराशि या अपनी उच्च राशि में बैठकर केंद्र में बैठ जाए, तो वो रूचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करता है। और जिस जातक की कुंडली में रूचक नाम का पंच महापुरुष योग बन जाए ना, ऐसा जातक अनायास ही पर्स से अर्थ पे पहुंच जाता है, यानी अचानक उन्नति करता है। वो समझ ही नहीं पाता कि मैंने इतनी उन्नति कैसे प्राप्त कर ली। आज तक हम हमारे प्रधानमंत्रियों की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री वही बने हैं जिनकी कुंडली में रूचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है। आप मोदी जी की कुंडली देख लीजिए, अचानक सफलता प्राप्त करता है, बिल्कुल नीचे लेवल से टॉप लेवल तक पहुंचता है। और यदि ऐसा जातक नौकरी में जाना चाहे तो सेना में बहुत अच्छे बड़े पद पे जाता है। इसी प्रकार से एक दूसरा राजयोग होता है भद्र नाम का राजयोग। भद्र जो बुद्ध का निर्माण करते हैं, ऐसा जातक निश्चित रूप से बहुत अच्छा व्यवसायी बन सकता है, बिजनेस कर सकता है, तार्किक शक्ति उसमें बहुत अच्छी होती है, यदि वो लेखक भी बहुत अच्छा हो सकता है। इसी प्रकार से एक तीसरा राजयोग बनता है, जिसको बनाते देवगुरु बृहस्पति, हंस नाम का पंच महापुरुष। ऐसा राजयोग, ऐसा जातक एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ी रिसर्च कर सकता है, बहुत अच्छी रचनाएं कर सकता है। और ऐसा जातक यदि जुडिशरी में जाना चाहे तो वहां भी बहुत कमाल दिखा सकता है। अब एक और मैंने अभी बताया मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग। मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग जिन जातकों की कुंडली में बन रहा होता है, उन्हें सज धज के रहना, संवर के रहना, वेल अप टू डेट रहना अच्छा लगता है, ये उनका मूल स्वभाव होता है। और ऐसा जातक आर्ट एंड कल्चर में, म्यूजिक में, या कहीं भी आर्ट एंड कल्चर में बहुत अच्छा काम कर सकता है। ऐसे सस नाम का राजयोग होता है जिसको शनि बनाते हैं। अब सस नाम का राजयोग जिनकी कुंडली में बन रहा होता है वो बहुत बड़े उद्यमी हो सकते हैं, या फिर जुडिशरी में, या फिर वकालत कर सकते हैं। उनके लिए सारे क्षेत्र खुले रहते हैं। अब राजयोग की आपने बात की कि राजयोग को एक्टिवेट कैसे करें। अब राजयोगों की यदि बात करें तो सूर्य का यहां पर सबसे बड़ा रोल होता है। राजयोग यदि आपको एक्टिवेट करने हैं तन्वी बहन, तो आपको सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में है तो कई बार बन रहे राजयोग भी प्रभावी नहीं होते, इसलिए सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना तो बहुत आवश्यक है। और सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे अच्छा उपाय है नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाओ और आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करो। बहुत सटीक उपाय है। आजकल हर कोई लव मैरिज करना चाहता है, तो हम कुंडली से कैसे पता लगा सकते हैं कि लव मैरिज होगी या नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न है तन्वी बहन। एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में किसी भी जातक की लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी, इसको तो बहुत अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। किसी भी जातक की कुंडली में पंचम भाव प्रेम का भाव माना जाता है और सप्तम भाव
शादी का या विवाह का भाव माना जाता है। अब जो पहला सिद्धांत लव मैरिज का है, जहां हम कह सकते हैं कि ट्रू लव, जहां पर सच्चा प्रेम होती है वहां कोई कंडीशन नहीं होती, सच्चे प्रेम में कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती। तो जहां पर यदि सच्चे लव मैरिज की बात की जाए तो जब किसी भी जातक की कुंडली के पंचम भाव का संबंध सप्तम भाव से बन रहा होता है तो ऐसा जातक लव मैरिज करेगा ही करेगा, और सच्चा प्रेम होगा वहां पर और लव मैरिज होगी। अब वो संबंध कैसे बनते हैं? या तो पंचम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी आपस में स्थान परिवर्तन कर ले, यानी पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में आ जाए, सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में चला जाए, या फिर दोनों ही भावों के स्वामी एक साथ आके बैठ जाए। किसी ना किसी तरह से पंचम भाव का संबंध सप्तम भाव से बनना जरूरी है। जब ऐसा संबंध बनता है तो ऐसे जातक की कुंडली में लव मैरिज के बहुत प्रबल योग हो जाते हैं और ऐसा जातक लव मैरिज करता है। अब दूसरा है अट्रैक्शन को लेकर। आजकल तन्वी बहन सच्चा प्रेम बचा ही कहां है? बहुत सारी शादियां जिनको हम लव मैरिज कह सकते हैं वो केवल और केवल अट्रैक्शन की वजह से होती है। अब हम कुंडली को देखकर कैसे पता लगाए कि ये रियल प्रेम है या केवल अट्रैक्शन है? आज के युवाओं का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही होता है कि रियल प्रेम है या अट्रैक्शन। अब जब किसी भी जातक की कुंडली में पंचम भाव का संबंध लग्न से बन जाए पहले भाव से, तो ऐसा जातक लव मैरिज तो करेगा, लेकिन वो लव मैरिज सच्चे प्रेम के वशीभूत होकर नहीं करेगा, वो लव मैरिज करेगा केवल और केवल अट्रैक्शन की वजह से, यानी उसका बेहद अट्रैक्शन है और उस अट्रैक्शन से प्रभावित होकर वो लव मैरिज करेगा। तो ये दूसरा रूप हो गया लव मैरिज का। अब तीसरा, जिसको हम कह सकते हैं लव कम अरेंज मैरिज। बहुत सारी शादियां आजकल ये भी देखी जा रही है, लव कम अरेंज मैरिज। अब ये कब होती है? किसी भी जातक की कुंडली में पंचम भाव और सप्तम भाव का संबंध तीसरे भाव से बन जाए तो ऐसा जातक लव मैरिज करेगा, लेकिन करेगा कैसे? घर वालों को सहमति से, घर वालों की सहमति से, घर वालों को भी कैसे न कैसे करके वो एग्री कर ही लेगा, तो इसको हम लव कम अरेंज मैरिज कह सकते हैं। और एक और जो हमारा कल्चर नहीं है, वो वेस्टर्न कल्चर आया है, इसको हम स्कैंडल मैरिज भी कह सकते हैं, यानी पूरी तरह से फंसाकर शादी करना। आपने देखा होगा 60 वर्ष के लोग 20 वर्ष की लड़कियों से शादी कर रहे हैं, ये एक तरह से स्कैंडल के रूप में है। और या फिर आपने ऐसा भी देखा होगा कि बहुत सारे योग्य वर नहीं होते हुए भी ऐसा देख लेते हैं कि अरे अकेली लड़की है, कर लेते हैं, भले लड़के की योग्य वर नहीं है, भाई भी नहीं है, पूरी प्रॉपर्टी हमारे ही आएगी। अब ये कब होता है? ये बेहद महत्वपूर्ण है किसी भी जातक की कुंडली में समझने के लिए। जब किसी जातक की कुंडली में सप्तम भाव का संबंध अष्टम भाव से बन जाए, पंचम और सप्तम भाव का संबंध अष्टम भाव से बन जाए, तो ऐसा जातक लव मैरिज तो करता है, लेकिन उनका लव कौन सा होता है? वही मैंने बताया ना, स्कैंडल के रूप में, एक पूर्व नियोजित सुनियोजित तरीके से होता है। ये तो ग्रहों के हिसाब से हो गया। जिसको कुंडली नहीं देखनी आती और उनको लव मैरिज करनी है, तो कोई ऐसा उपाय जो लव मैरिज कर सके? देखिए, मैंने पुनः बताया कि लव मैरिज यदि कोई जातक करना चाहता है तो उसके लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है कि उसको पंचम भाव के लॉर्ड, अब वो तो कुंडली देखने पर, जैसे मैं बात सब अपना पंचम भाव देख लें, जो उसके लॉर्ड है उनको खुश कर दें। पंचम भाव के लॉर्ड को स्ट्रॉन्ग करे और सेवंथ हाउस का स्ट्रॉन्ग करना तो यहाँ पर बहुत जरूरी है। जैसे यदि मैं बात करूं मेष लग्न की कुंडली की, तो उसके पंचम भाव के लॉर्ड हो गए सूर्य, तो सूर्य देव को स्ट्रॉन्ग करे। सेवंथ हाउस के लॉर्ड हो गए शुक्र, तो दोनों ही ग्रहों को स्ट्रॉन्ग करे। और यहाँ पर शुक्र की भूमिका तो हर जातक की कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, तो शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना तो बेहद जरूरी है। शुक्र तो हर टाइम स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और जो लव मैरिज करना चाहते हैं वो अपना पंचम भाव देखें और उस लॉर्ड को खुश करें। जी। हेलो दोस्तों, यदि इस पॉडकास्ट में कुछ बात छूट गई है जिनको आप जानना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा।